हेलो फ्रेंड्स, मैं पुनीत शर्मा। स्वागत है आपका स्मार्ट पायनियर करियर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू चल रही थी हमारी और लास्ट टाइम हमने हमारा एडजेक्टिव का जो चैप्टर है वो फिनिश किया था। मैंने आपको डिग्री पढ़ाया था। यदि कोई प्रॉब्लम आपको डिग्री को लेकर के है, एडजेक्टिव को लेकर के, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा। मैं आपको उस चैप्टर को और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा यदि आपको इससे ज्यादा उसके बारे में जानना है तो। क्योंकि इंग्लिश में कोई भी चैप्टर जो है वो बहुत डीप में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन हम केवल उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे लिए जरूरी है, जितना हमें एग्जाम में पूछा जाता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। आज फ्रेंड्स, आज से 4 से 5 दिन तक की क्लास आप मेरी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं यहां पर लेकर के आया हूं, जिसमें 90%, जी हाँ, 90% स्टूडेंट्स को जिस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है वो चैप्टर जो है आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर? नरेशन। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास एक नरेशन होता है। और मैंने देखा है जितनी भी हमारी क्लासेस चली हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यदि स्टूडेंट को किसी चीज में आती है तो वो नरेशन को लेकर के आती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो क्लास रहेगी आपकी आज से 4 से 5 दिन की, मतलब आने वाला पूरा एक सप्ताह, इसमें आपको नरेशन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नरेशन के बीच में नहीं आ पाएगी, ये मेरी आपकी गारंटी रहेगी। लेकिन आपको मेरी पूरी क्लास अटेंड करना पड़ेगा। एक हफ्ता तक जो क्लास चलेगी, विद इन वन वीक मैं आपको पूरा नरेशन क्लियर कर दूंगा। तो आज मैं पहले आपको नरेशन का इंट्रोडक्शन देता हूं। स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग नरेशन को। नरेशन जिसे हम लोग जो है वो वाच भी बोलते हैं। नरेशन जो है ये बना हुआ नरेट शब्द से। नरेट होता है, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। हम लोग वर्णन करते हैं ना, तो वो वर्णन करना होता है नरेट, उसी से बना हुआ है नरेशन। अब इस नरेशन में हमारे पास सेंटेंस आते हैं, वाक्य आते हैं, वो हमें बताना होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको डायरेक्टली ऐसा नरेशन करके चैप्टर नहीं आता है। आपको क्या आता है, जैसे एग्जाम्स होते हैं हमारे, छोटे एग्जाम जो होते हैं, जैसे जेल प्रहरी का आ गया या आपको एसआई का आ गया, ये जो छोटे एग्जाम्स होते हैं इनमें हमें स्पीच चेंज करने को आती है कि कोई सेंटेंस दिया। इवन ये हमारा जो 11th-12th में भी आता है, 9th 10th 11th 12th में जो है उसमें भी यही चीज जो है वो पूछी जाती है। क्योंकि हम जब हमारा एसआई का जो पेपर दे रहे हैं या जेल प्रहरी का पेपर दे रहे हैं, आप फॉरेस्ट का पेपर दे रहे हैं, इसमें आपसे जो पूछा गया है उसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस वही है जो आपने 6 to 10th में पढ़ा है, वही तो आया। अभी आपने जेल प्रहरी का जो है वो फॉर्म डाला है, उसमें आपने पढ़ा होगा, आपका जो सिलेबस उसमें पढ़ा होगा आपने कि 6 to 10th में वो पूछ रहा है। तो 6 to 10th में जो हमने पढ़ा है वही सर आ रहा है, तो इंग्लिश में वही। यहां पर नरेशन हमें इस प्रकार से आता है कि आपको कोई एक डायरेक्ट स्पीच लिखी होगी, वो बोलता है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। पहले इसके बारे में जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहले तो आप यह जान लीजिए कि कोई भी एक हमारे पास जो सेंटेंस होता है, एक वाक्य होता है, उस एक सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मैन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ज्यादा ये तो अदर वर्ड भी जाता है, लेकिन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये किसी एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है ना। सब्जेक्ट पहला, हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्रेजेंट सिंपल आया तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा आपके पास, बट हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड देन मैन वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक हमारा जो सेंटेंस है उसमें इतने चीजें जो है वो जरूरी आती हैं। अगला सेंटेंस होगा तो अगले सेंटेंस में फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, वो सारी चीजें जाएंगी। तो हर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट होगा, हर सेंटेंस में सॉरी एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मैन वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा जो है वो एक सेंटेंस हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब वो जो वाक्य लिखा है, वो जो सेंटेंस लिखा है, वो क्या है हमें वो पढ़ना होता है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को ऐसा एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, एक वाक्य दिया होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा कहा गया होता है। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यदि हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, थोड़ा सा आप उस पर कंसंट्रेट कीजिएगा, कि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में यदि दोहराया जाए, उसी के शब्दों में यदि कहा जाए, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे मैंने कुछ बोला और आप उसी चीज को मेरे ही शब्दों में बोल रहे हैं, एज इट इज, जैसा मैंने बोला वैसा ही आप बोल रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच का मैं आपको एग्जांपल दूं इन हिंदी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब जब भी कोई व्यक्ति ये सेंटेंस बोलता है तो वो क्या बोलता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या इसका आप वर्ड्स में कोई चेंज करते हो, कोई बदलाव करते हो? नहीं करते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा का वैसा ही आप कह देते हो। इसे बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच। क्या है ये? डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इसी से मैं आपको समझाता हूं कि डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है।
देखिए जब भी आपने ये सेंटेंस पढ़ा जो मैंने आपको भी बोला कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, महात्मा गांधी ने कहा था कि घृणा जो है वो पाप से करो पापी से नहीं, तो ये उनके द्वारा कही गई बातें, ये जब भी आती है तो ऐसी ही आती है। और आपने देखा होगा इस प्रकार की कोई भी बात आती है या फिर आपने जो जितनी भी परिभाषाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, परिभाषा आपने जब पढ़ी है किसी भी व्यक्ति की ने जो बोली है वो, तो आपने देखा होगा कि वो सारा का सारा जो है वो काय में होता है, वो होता है इस प्रकार के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ आता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो उनकी जो भी लाइन है वो लाइन इसके अंदर लिखी हुई होती है। कोई डेफिनेशन दिया वो भी इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। कोई आपने डायरेक्ट स्पीच बोला, कोई स्लोगन दिया, वो भी काय के अंदर होगा, आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कही गई बात है और उसको हम उसके ही शब्दों में कहते हैं। तो कहां हो जाएगा वो? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात उसके ही शब्दों में कही जाए तो उसे क्या करते हैं हम लोग? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करते हैं। जैसे बिल गेट्स ने कहा है कि आप यदि गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब परिवार में ही या गरीब रहते हुए ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। जब भी इस वाक्य को बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स ने कहा। तो ये किसी और द्वारा कही गई बात है जिसे हम उसी के शब्दों में कह रहे हैं, तो वो सेंटेंस कहां जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट स्पीच जो है, इस डायरेक्ट स्पीच में हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में रखते हैं, वैसा का वैसा ही। जैसे कि यहां पर हम लोग पढ़े राम सेज टू मी, अब एग्जाम्पल पे जाए हम लोग कि राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। ठीक है, देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। किसने कहा? राम ने। किससे कहा? मुझसे। ठीक है, तो यहां पर राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है। क्या कहता है? आई एम योर फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ये किसने कहा? राम ने कहा। तो राम के द्वारा कही गई बात को वैसा का वैसा ही हमने यहां पर रखा, एज इट इज रखा। तो राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ये देखो आप, ये आई एम योर फ्रेंड, ये आई एम योर फ्रेंड कहां है? हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब नरेशन में क्या होता है? हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का होता है, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का होता है। तो यदि आपको एक बार ये चीज पता लग गई कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे होता है, सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे, जैसे भी आएंगे, आप उनको सोल्व कर लेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच देखो आप, उसी को मैंने यहां पर इनडायरेक्ट बनाया कि इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने बोला कि राम टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना। किसी अन्य व्यक्ति ने कोई बात कही है, उसको जब हम अपने शब्दों में कहेंगे, जब हम अपने शब्दों में कहते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला लगा देते हैं, थोड़ा सा उसमें फेरबदल कर देते हैं। और वो तो ऐसा कह रहा था, ऐसा कह रहा था, क्या कह रहा था, ये क्या करा हमने उसमें अपने शब्द डाल दिए। तो जब आप किसी अन्य द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहते हैं, अपने शब्द लगा करके कहते हैं, तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यहां पर मैं राम की बात को अपने शब्दों में बोल रहा हूं कि राम टेल्स मी, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा? ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। राम मुझसे कहता है कि वो मेरा दोस्त है। कौन है मेरा दोस्त? राम। ठीक है, ये किसकी बात? राम की बात। किसने कही? राम ने कही। लेकिन यहां पर कौन कह रहा है? यहां पर मैं कह रहा हूं, मेरे शब्दों में कह रहा हूं। यहां पर राम की बात को राम के शब्दों में कहा जा रहा है और यहां पर राम की बात को मैं मेरे शब्दों में कह रहा हूं। तो ये क्या हो गई? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। और ये क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब देखो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा हट गया और दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, एक बना दिया, है ना। यही होता है हमारा नरेशन का मेन पॉइंट। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच को करने को आता है। कैसे होता है फ्रेंड, इसको हम लोग देखते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो पहले मैं डायरेक्ट स्पीच बताता हूं आपको कि डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, मतलब एक है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ये तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, यहां पर जो भी हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है, इस डायरेक्ट स्पीच के हमने दो भाग देख लिए। एक भाग कौन सा? एक भाग जो है वो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर और एक भाग जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होता है सेंटेंस का, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाती है वो? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली जो स्पीच है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो होती है ये वाली, इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब
जैसे मैंने आपको बताया कि हर सेंटेंस में एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हर सेंटेंस का एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस में भी है और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में भी है। तो इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड सब्जेक्ट, वर्ब हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है वो गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, सॉरी। और यही जो बाहर है, बाहर में क्या कहला जाएगा, वो सारा सारा रिपोर्टिंग कहला जाएगा। तो अंदर वाला रिपोर्टेड हो गया और बाहर वाला क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग हो गया, है ना। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड ये दोनों होते हैं हमारे पास। अब इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है उसे आप देखिए यहाँ पर। अभी सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारा जो ये रिपोर्टिंग सेंटेंस है, ये रिपोर्टिंग सेंटेंस कौन से टेंस में आया है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग सेंटेंस भाई हमारा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आया है। यदि रिपोर्टिंग सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में है या फ्यूचर में है, या कोई सा भी प्रेजेंट में है या कोई सा भी फ्यूचर में है, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। जिस टेंस में वो यूज किया हुआ है उसी टेंस में हमें उसे रखना है। यदि आपको टेंस को लेकर के प्रॉब्लम है तो नरेशन के बाद मैं आपको टेंस का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आप उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा। यदि मान लीजिए हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हमें रिपोर्टेड के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन उसके प्रोनाउन चेंज होंगे। किस प्रकार से होंगे हम लोग बात करते हैं। पहली बात तो ये दोनों सेंटेंस हमें जोड़ने हैं। क्या करेंगे हम लोग, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा को भाई वैसे तो हटा नहीं सकते, हमने कहा ठीक है भाई तेरा काम हो गया तुझा, नहीं। जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इन्वर्टेड कॉमा हटने पर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटाया जाता है तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दोनों सेंटेंस को हम दैट से जोड़ देते हैं। पहला नियम नरेशन का याद रखिए, क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट से जोड़ देंगे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और है कि नरेशन में जो आपका ये है ना हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये होना चाहिए आपका अपना जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उस पॉजिटिव, जिसे हम लोग एजर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, एजर्टिव सेंटेंस में होना चाहिए। ये नियम जो मैं बता रहा हूं, जो रूल बता रहा हूं, वो एजर्टिव सेंटेंस के लिए है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, उसमें इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग कि इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या रख देंगे यहाँ पर, दैट रख देंगे, पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये है कि देखो आपने ये राम सेज टू मी लिखा, राम सेज टू मी। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाला मौजूद है, सुनने वाला मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाला मौजूद है, ऑब्जेक्ट यदि है वहां पर, तो आप इस सेज, सेड, से जो भी आए, सेड, सेज, से कुछ भी आया हो उसको किसमें चेंज कर देंगे, टेल में। मतलब टेल्स, टेल, टोल्ड कर देंगे। सेज का टेल्स हो जाएगा, से का टेल हो जाएगा और सैड का टोल्ड हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे, ठीक है। कब, जब आपके पास सुनने वाला मौजूद है। तो दूसरा नियम क्या, जैसे पहले बता चुका हूं कि इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या लगाना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आपको दैट लगाना है, ठीक है। ये से के साथ में टू भी जाएगा, सेज टू पूरा जाएगा, उसके क्या जाएगा, टेल से जाएगा, है ना। टेल के साथ में हम लोग जो टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब पहला चेंज हो गया हमारे पास से का टेल, दूसरा हो गया इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे, तो प्रोनाउन में नियम ध्यान रखो भाई। प्रोनाउन में क्या होता है कि देखिए ये आपके पास प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और ये योर जो है ना ये भी प्रोनाउन है। प्रोनाउन में आपको ऑलरेडी प्रोनाउन चार्ट पूरा पढ़ा चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन वाले जो है वो पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सारे पढ़ा चुका हूं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास होता है पहला सब्जेक्टिव, दूसरा रिलेटिव जिसे हम लोग पॉजेसिव भी बोलते हैं, तीसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, चौथा होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो ये चारों केस के प्रोनाउन को हम लोग किस में डिवाइड करेंगे, हम पर्सन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो आप फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है आई, वी। अब इसके सारे केस, आई का माय, मी, वी का अवर, अस, ये सारे केसेस के ये कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन क्या, सेकंड पर्सन मतलब कि यू, योर्स, ये यू ही होता है। सेकंड पर्सन जो है क्या है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ये सब क्या है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में जितने भी अन्य व्यक्ति हैं, तीसरे व्यक्ति हैं, मैं और आपको छोड़ करके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ही, शी, हिज, हिम, हर, दे, देयर, देम, है ना, ये सब क्या हो गए, ये थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन कैटेगरी। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि मान लीजिए
रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा हो तो उसे चेंज करना है, उसे बदलना है। कैसे बदलना है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा होगा तो उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग बदल देंगे। जैसे ये राम क्या है? थर्ड पर्सन है, तो ये आई किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। ठीक, अब यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यदि आ जाए तो उसे क्या करेंगे? उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। वो जो भी होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो भी होगा ना इसके अकॉर्डिंग उसको अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये नियम देख लो, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये आई एम योर फ्रेंड, इसको मैंने ये लिखा ना, ही इज योर फ्रेंड। देखो आप, ये फर्स्ट पर्सन को मैंने ही बनाया राम के अकॉर्डिंग, और ये सेकंड पर्सन को मैंने जो है वो ये माय बनाया। किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो यही नियम यहाँ पर हमने लगाया। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? थर्ड पर्सन में नो चेंज। थर्ड पर्सन तो जैसा है वैसे ही रखना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है हमारे नरेशन का। 3 रूल्स यहाँ पर नरेशन के आज हम लोग देख रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। यही आपका पूरा प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, जी हाँ, जितने भी सेंटेंस बनाओगे नरेशन में ये रूल तो लगेगा ही लगेगा, ये हर जगह लगेगा। ठीक है, पहला रूल आपको क्या याद रखना है? पहला रूल आपको यह याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय क्या करना है? करना यह है कि यदि मान लीजिए आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच में सुनने वाला मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो से को टेल में बदलेंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? एजर्टिव में। वैसे तो एजर्टिव में ही रखना है, हमेशा एजर्टिव में रहता है। तो एजर्टिव में यदि है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? इन्वर्टेड कामा हटाएंगे। इन्वर्टेड कामा कैसे हटाएंगे? इन्वर्टेड कामा हटा करके दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगा देंगे, ये। ठीक, तीसरा नियम क्या है? तीसरा रूल है हमारे पास हमारे प्रोनाउन का। प्रोनाउन में क्या करना है? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन में नो चेंज। ये इतने नियम जो है, इतने रूल्स जो है आपको याद रखना है। एग्जांपल्स लेकर के आऊंगा मैं, इससे बहुत सारे आपको, कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आज आप इतना जो है एक बार रिवाइज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।